Okay, now we have to start the class. So, welcome student. Now we are going to start the topic Parliament and the law making. और आवाज क्लियर है सभी को? और ये हमारा दूसरा सेकेंड पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जो हम फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी वीडियो को अपलोड कर दिया है। सेकेंड पार्ट जो है थर्ड चैप्टर्स पार्लियामेंट एंड द लॉ मेकिंग कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है। ये PYQ है जामिया का, जो लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं सवाल है। उसके बेस पे जो नोट्स बना है उसको हम डिसाइड कर रहे हैं। किस तरह का टॉपिक क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी से हमने क्वेश्चन से ही टॉपिक को डिसाइड किया है और फिर उसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट। आपको पता है पार्लियामेंट बेसिकली क्या है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये तीन चीज होना जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर में। और ये किस आर्टिकल्स में आता है? तो आर्टिकल 79 को डिसाइड करता है। आर्टिकल क्या आता है इसमें? 79। तो आर्टिकल 79 से अगर तीनों चीज आएगा, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं एंड इट इज कॉल्ड लोअर हाउस। इसे क्या बोला जाएगा? लोअर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है एंड दिस कॉल्ड अपर हाउस। इसे हम क्या कहेंगे? अपर हाउस कहेंगे। राइट? आवाज क्लियर है सभी को? एक मिनट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, इंडिया फॉलो अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इंडिया के पास क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इट मीन्स क्या है? यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा रिप्रेजेंट्स पीपल डायरेक्टली। लोकसभा क्या करता है? लोकसभा का जब इलेक्शन होता है एक तरह से हम क्या, किसका इलेक्शन? MP का इलेक्शन कर रहे हैं। और MP किसे चुनता है? तो PM को चुन रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट और यह स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रेसिडेंट क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इन दोनों के बीच की कड़ी है जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट दिया गया इसमें, विदाउट प्रेसिडेंट असेंट अ बिल कैन नॉट बिकम लॉ। ठीक है, आपको पता था, मैंने पढ़ाया भी था इस टॉपिक को जब डिटेल में पढ़ाया था कि हाउ अ बिल बिकम लॉ। बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है। तो प्रेसिडेंट के एसेंट का मतलब साइन, विदाउट साइन ये चीज पॉसिबल नहीं है। ऑथोरिटी क्या है इसके अंदर? ऑथोरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड लॉ। ठीक है, अमेंड का मतलब उसमें चेंजेस करना। ठीक है, व्हाट आर द ऑथोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट? तो पहला है आर्टिकल 368, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। वो ये आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग क्या है? पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर में अमेंडमेंट करना। संविधान में क्या करना? अमेंडमेंट करना। ठीक है, मतलब चेंजेस हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या है हमारे पास। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट? तो पहला है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, मतलब एक सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो सकता है, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड हो सकता है और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ये तीनों के कॉन्सेप्ट से क्या होता है? अमेंडमेंट होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि टिल नाउ कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अमेंडमेंट का तो कितना संशोधन हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। कोई बता सकता है कितना अमेंडमेंट हुआ है अब तक? बताओ। 100 प्लस या 100 से कम? टोटल 100। ठीक है, 100 प्लस 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, 105 अमेंडमेंट के आसपास हो चुका है। ठीक है, अब तक के 106 हो चुका है। कितना? 106। तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी कॉन्सेप्ट के, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ। क्या करने का पावर इसके पास? कानून बनाने का पावर है
टू मेक न्यू लॉ, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग लॉ एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है। आगे ये बोला गया है मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई, जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो किससे इलेक्टेड बाई लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबलीज को इलेक्ट करता है थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, याद रखना ये चीज। हाउ दे आर इलेक्टेड, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट करता है थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स दैट स्टेट इन फेडरल सिस्टम। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम। इट इज अ पार्लियामेंट हाउस, इट इज अ परमानेंट हाउस कह सकते हैं, राज्यसभा को क्या बोल सकते हैं, परमानेंट हाउस। हर 2 साल में, हर 2 इयर्स में उसके लगभग 1/3 मेंबर को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, इसे नेवर डिसॉल्व कर सकते, तो राज्यसभा को हम कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते, बट लोकसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बट राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। इसके 2 साल में 1/3 मेंबर को क्या कर सकते हैं, रिटायर होते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, 250। इलेक्शन कितने पे हो रहा है, 238 पे इलेक्शन। 12 क्या होता है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। किससे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो अपने फील्ड में, जैसे मान लो कि कोई अच्छा क्रिकेटर है, सोशल वर्कर है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में है, या फिर अच्छा राइटर है या सोशलिस्ट एक्टिविस्ट है, तो इनको क्या करता है, 12 लोगों को प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करता है। प्रेजेंट वर्किंग स्ट्रेंथ की बात करें, अराउंड 245 मेंबर्स इसमें वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तो 12। ठीक है, कौन अपॉइंट कर रहा है, एक तरह से तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहा है, याद रखना। कौन अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस फील्ड से, लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, सोशल सर्विस से। ठीक है, इन सारे फील्ड से इनको इलेक्ट किया जाता है, जो 12 लोग होते हैं, इतना ध्यान रखना है। आगे क्या है, हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा, सबसे पता है। अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करेगा तो हम ये कह सकते हैं 550, याद रखना 550, 52 नहीं 550। अभी कितने स्ट्रेंथ पे चल रहा है, तो 545, 545 सीट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लो बिल्कुल। तो अभी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 543 का है, कितना है, वो 2 सीट जो है ना वो एंग्लो इंडियन का था, उसे रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन का सीट क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है। तो ये सीट नंबर्स जो है इसे बिल्कुल ध्यान में याद रखना है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर में हमने दिखाया कि 550 सीट्स जो है वो मैक्सिमम है। 530 फ्रॉम स्टेट्स, ये इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, इलेक्ट होकर के, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये। और 13 जो है आपका फ्रॉम यूटी, यूटी से आते हैं ये। ठीक है, 530 फ्रॉम 13, तो मिला करके 543 यहाँ पे चल रहा है। पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी रिलेशनशिप। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट और जुडिशरी क्या है, ये कानून बना रहा है। पार्लियामेंट क्या कर रहा है, कानून बना रहा है। जुडिशरी इंटरप्ट्स लॉ। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन रिव्यू लॉ, क्या जो अमेंडमेंट हुआ है वो सही है गलत है, जुडिशरी का काम है। कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि ये संवैधानिक है या नहीं है, ये कौन देख रहा है, जुडिशरी। मैंने बताया ना 3 पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो 3 पिलर्स में आपके पास क्या है, एक कानून बनाने का, और एक कानून लागू करने का, और एक देख रेख करने का। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो गैर संवैधानिक लॉ होगा उसे स्ट्राइक डाउन कर देगा, रिमूव कर देगा। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, और हमारा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट, मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट्स में आते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, तो पार्ट 3 में आता है। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 है। ठीक है, टोटल फंडामेंटल राइट कितना है, फंडामेंटल राइट्स 6 है। आ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट क्या अमेंड नहीं कर सकता? डेमोक्रेसी को अमेंड नहीं कर सकता, फेडरलिज्म को नहीं कर सकता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को नहीं कर सकता और सेकुलरिज्म को। ये चार चीजों को अमेंड नहीं कर सकता, ध्यान रखना है। डेमोक्रेसी को अमेंड नहीं कर सकता, फेडरलिज्म को नहीं कर सकता, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को नहीं कर सकता और सेकुलरिज्म को अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। और मैंने बताया था ना अमेंड, टोटल अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं, मैंने बता दिया था, तो 106 अमेंडमेंट, 106 अमेंडमेंट हो चुका है टिल नाउ। ठीक है, टोटल 106 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट कैन बी मॉडिफाइड। क्या लॉ जो इनेक्ट होता है पार्लियामेंट के द्वारा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, यस। ठीक है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एग्जिस्टिंग लॉ, रिपीट ओल्ड लॉ एंड पास न्यू लॉ। ये तीन चीज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, पुराने लॉ को वापस ला सकता है और न्यू लॉ को पास कर सकता है। जुडिशियरी कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी क्या कर सकता है? एक लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गैर संवैधानिक रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड एज फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडमेंट। ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पे? तो 44th अमेंडमेंट। 44th कब हुआ था? 1978। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस, सिंपल ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? बिल को पास इंट्रोड्यूस किया जाता है, पास्ड होता है दोनों हाउसेज में, सेंड टू प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट उसको असेंट देता है, फिर वो लॉ, ये बिल जो है ये लॉ में बनता है। मतलब 5 इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान रखना इस चीज को। इंपॉर्टेंट डिफरेंस की अगर बात करें दोनों में, लोकसभा एंड राज्यसभा में, तो लोकसभा क्या होता है? डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 5 ईयर्स के टर्म होते हैं, यहाँ पे परमानेंट होता है। और कैन रिमूव गवर्नमेंट, कैन नॉट रिमूव गवर्नमेंट। ठीक है, ये तीन डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर एग्जाम्स, कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वैसे। लोकसभा के लिए आर्टिकल 81, राज्यसभा के लिए 80 और पार्लियामेंट के लिए 79। तो पार्लियामेंट के साथ लोकसभा राज्यसभा जुड़ा हुआ है और अमेंडमेंट पावर जो है वो 368 आर्टिकल्स में दे रखा है। तो ये चीजें हमने पार्लियामेंट वाले कॉन्सेप्ट्स में देखा। बाकी पार्लियामेंट का टॉपिक हमने और भी बता रखा है, उसको आप डिटेल में थोड़ा पढ़ें। नेक्स्ट है चैप्टर्स 4 हमारा एग्जीक्यूटिव। क्या है? एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव होता क्या है? एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं बोला 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, और दूसरा जुडिशियरी, और तीसरा लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एग्जीक्यूटिव क्या है? एक तरह से इम्प्लीमेंट लॉ, कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, और एडमिनिस्टर्स द कंट्री एंड रन्स डेली गवर्नेंस। ठीक है, ये तीनों काम है इसका, किसका? एग्जीक्यूटिव का। यहाँ पे दो तरह का एग्जीक्यूटिव है, एक आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या आ जाएंगे? आपके जितने भी एमपीज हो गए, आपके प्राइम मिनिस्टर्स हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे किस में आ जाएंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। परमानेंट में कितने हो जाएंगे? जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स में क्या हो सकते हैं? आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं। ठीक है, और ग्रेड ए वाले जितने भी सर्विस हैं वो, मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जितने भी होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ये एग्जाम पास करके आते हैं यूपीएससी का। ठीक है, और इन्हें रिमूव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कहीं ना कहीं से 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, और 5 साल के बाद अगर सरकार हटी तो उन्हें भी जाना पड़ता है। तो एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स लॉ, एडमिनिस्ट्रेटर द कंट्री, administer the country and run daily governance. India has two types of executive. क्यों? इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो दो टाइप्स क्या है हमारे पास? तो मैंने बताया अभी कि एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मींस इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर्स। ठीक है, परमानेंट में सिविल सर्वेंट जो आईएएस, आईपीएस, ईटीसी,
ठीक है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इतना ध्यान रखना है। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब यहाँ पे वर्ड आ गया, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन टॉपिक है। अब इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल्स में आता है, तो आर्टिकल 324 याद रखना। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324 यहाँ दिया है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? तो आर्टिकल 324 होता है। कौन अपॉइंट करता है इसको, इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इसी में? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंश्योर्स इम्पार्शियल इलेक्शंस, प्रेसिडेंट अपॉइंट सीईसी ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन को, किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि अभी का, ठीक है, अभी का सीईसी कौन है, प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो याद रखना श्री, लिख लेना, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, श्री ज्ञानेश कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कितने नंबर का चीफ इलेक्शन कमीशन है? तो हम बोल सकते हैं 27th, मतलब 27वां सिलेक्शन हुआ है इसका अब तक के। ठीक है, कितना? 27वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करता है? डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस बॉडी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, जब भी हमने 27 देखा तो फर्स्ट सीईसी कौन था? फर्स्ट सीईसी कौन था? तो याद रखना सुकुमार सेन, सुकुमार सेन और द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और लगभग वो 1950 में इलेक्ट किया गया था, 1950 में उसे इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट सीईसी वाज सुकुमार सेन और अभी का है कौन? ज्ञानेश कुमार, 27th नंबर का सीईसी है अब तक। ठीक है, और ये जो सीईसी होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, वो कहीं ना कहीं वो आईएएस ही होते हैं, मतलब एक तरह से यूपीएससी क्वालिफाइड होते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है एक तरह से इलेक्शंस को करवाना, और एक फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शंस को कराना इज वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो प्रेसिडेंट, नेक्स्ट आता हु अपॉइंट मिनिस्टर इन अ स्टेट। मिनिस्टर्स जो होते हैं स्टेट्स के अंदर में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर में कौन अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को? तो गवर्नर करता है। ठीक है, कौन? गवर्नर। किस आर्टिकल्स में आता है? आर्टिकल 164 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रखा है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहाँ पे कि गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है ऑन एडवाइस ऑफ सीएम, गवर्नर अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, किसके एडवाइस पे? तो वहां के मुख्यमंत्री को। ये मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, किसके लिए? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो रियल पावर लाई विथ चीफ मिनिस्टर नॉट द गवर्नर। तो स्टेट का जो रियल पावर किसके पास होता है? जैसे कंट्री का जो रियल पावर है वो किसके पास है? पीएम के पास है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, ये एक संवैधानिक पोस्ट को देख रहा होता है। और ये क्या होता है, अगर देखा जाए रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो गवर्नमेंट का हेड कौन है? पीएम है। बट हेड ऑफ द स्टेट की बात करेंगे, ठीक है, तो कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। ये चीज ध्यान रखना है, चीफ मिनिस्टर्स रियल पावर होते हैं, नॉट गवर्नर के पास। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन, कहाँ लोकेटेड है? सबको पता है, रायसेना हिल, न्यू दिल्ली। जगह का नाम क्या है? रायसेना हिल और न्यू दिल्ली। ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियन ने किया था। किसने? एडविन लुटियन ने। सिंबल्स ऑफ इंडियन सॉवरेनिटी। अब प्रेसिडेंट की पावर की बात करें तो हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट याद रखना,
कौन हेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है ऐसे। ठीक है। टाइप्स ऑफ पावर की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ पावर इसके पास क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है पहला। एग्जीक्यूटिव में क्या हो सकता है? अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इतने हाईएस्ट पोस्ट को ये अपॉइंट करती है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ। ठीक है। दूसरा जो है हमारा लेजिस्लेटिव पावर में, लेजिस्लेटिव पावर में ये क्या कर सकती हैं? तो समन्स एंड प्रोग्यू पार्लियामेंट, कैन डिसॉल्व लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती हैं, गिव असेंट टू द बिल, ठीक है, और कैन इशू ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123। तो ये लेजिस्लेटिव पावर हो गया। फाइनेंशियल पावर की अगर बात करें तो बजट प्रेजेंट इन हिज नेम, प्रेसिडेंट के नाम से ही क्या आता है? बजट आता है। और नो मनी बिल विदाउट हिज रिकमेंडेशन कैन बी पास्ड। ठीक है, नो मनी बिल विदाउट हिज रिकमेंडेशन कैन बी पास्ड। ये फाइनेंशियल पावर है किसका? प्रेसिडेंट का। जुडिशियल पावर भी है। जुडिशियल पावर में क्या है इनके पास? कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव और रिमिशंस, इनके पास पावर है ये जुडिशियल पावर। इमरजेंसी पावर भी लगता है, हमने बताया था इमरजेंसी जब लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों इमरजेंसी का याद रखना। नेशनल इमरजेंसी जो लगा था वो आर्टिकल 352 के लिए। ठीक है, मतलब कोई बाहर से आक्रमण कर दिया। ठीक है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356। ठीक है, कोई स्टेट्स के अंदर मान लो सरकार गिर गई, वहाँ का सीएम नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर चला जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, मान लो कोविड वगैरह आ गया, कोई मतलब बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया, ग्रेट डिप्रेशन वगैरह जब थे, तो आर्टिकल 360। तो 352 नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये तो नॉर्मल लगते ही रहते हैं स्टेट इमरजेंसी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगा है 370, मतलब 1975 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, ऑल्दो प्रेसिडेंट हैज मैनी पावर। ठीक है, तो रियल पावर लाई विद द प्राइम मिनिस्टर। अगर रियल पावर बोलेगा तो किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 कहता है। इंडिया फॉलो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ठीक है, इंडिया किसको फॉलो कर रहा है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गवर्नर का रूल क्या होता है यहाँ पे। व्हाट आर द रोल ऑफ द गवर्नर? तो गवर्नर इज, क्या है गवर्नर? तो एक तरह से स्टेट के अंदर में होते हैं वो, हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट इन स्टेट। ठीक है, एक तरह से स्टेट के अंदर में प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो गवर्नर ले रहा होता है। अपॉइंटमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 155। टेन्योर कितना है इसका? लगभग 5 इयर्स का। प्रेसिडेंट का भी टेन्योर कितना होता है? तो 5 इयर्स का होता है, ऑलमोस्ट 5 इयर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का, याद रखना। पावर ऑफ द गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास भी है। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है स्टेट्स के। एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट, एडवोकेट जनरल को भी क्या करता है? अपॉइंट करता है ये। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो समन्स स्टेट लेजिस्लेचर, कैन डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गिव असेंट टू द बिल। ठीक है, स्टेट लेवल का जो पावर है वो गवर्नर के पास होता है। स्पेशल पावर की बात करें, कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। मतलब मतलब किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू होगा नहीं होगा वो कौन अपॉइंट कर रहा होता है? तो गवर्नर के पास पावर होता है, वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। यहाँ पे आप आर्टिकल 356 का यूज करके प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो एक तरह से गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गया, संवैधानिक हेड हो गया। वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, और मुख्यमंत्री के सलाह पे वो काम कर रहा होता है। बट इन सम सिचुएशंस, उसका रीजन क्या है? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट यूनियन हेड हो गया ध्यान रखना, और ये स्टेट का हेड हो गया। अपॉइंटेड इनडायरेक्टली, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, लेकिन इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर कौन कर रहा है? तो प्रेसिडेंट कर रहा है। एक्ट्स ऑन पीएम एडवाइस, एक्ट्स ऑन सीएम एडवाइस, बस इतना से याद रखना है आपको। ठीक है, की कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम थोड़ा सा, चैप्टर 5 जुडिशियरी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इस पे क्या क्वेश्चन बने कि जुडिशियरी क्या है? व्हाट इज जुडिशियरी?
Judiciary is the organ of the government that interprets law, settle dispute, protect fundamental rights and ensures justice. ठीक है, ये चार चीज कर रहा होता है क्या? लॉ को इंटरप्रेट कर रहा होता है, सेटल्स डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योर्स जस्टिस। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिया के पास क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। मैंने जुडिशियरी टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने बताया था पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, वो वाले टॉपिक एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा आप लोग। तो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 124 ये कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशंस, कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब एक तरह से जो लॉ है वो गैर संवैधानिक है उसको डिक्लेयर कर सकता है। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड दिस पावर इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम मेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शंस फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर, ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। सिंपल सी बात है, हु डिसाइड गिल्ट, कौन दोषी है कौन नहीं है, कौन डिसाइड करता है? तो जज करता है। इन क्रिमिनल केसेस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर्ग्यू केसेस, डिफेंस लॉयर डिफेंस एक्यूज्ड, जज गिव द फाइनल वर्डिक्ट। सिंपल सा है, कभी किसी के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा फिर आगे भेजेगा, उसके बाद डिफेंस लॉयर उसको डिफेंड करेगा, फाइनल जो जजमेंट है वो जज देगा कि क्या फाइनल वर्डिक्ट आया है। राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, सबसे याद रखना, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? एफआईआर। बगैर एफआईआर के कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? तो एफआईआर इज फर्स्ट ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल एट पुलिस स्टेशन। ठीक है, बिगिंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेट। एफआईआर के बाद अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है तो स्टार्ट होता है। विदाउट एफआईआर पुलिस कैन नॉट स्टार्ट फॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस। इट इंश्योर्स लीगल प्रोसेस बिगिंस, लीगल प्रोसेस शुरू हुआ या नहीं हुआ, विक्टिम्स इज कंप्लेंट रिकॉर्डेड है या नहीं है, मतलब एफआईआर उस पर हुआ या नहीं हुआ है। तो फुल फॉर्म खैर बता दिया मैंने, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर। देयर आर फोर मैन प्लेयर्स, चार मैन प्लेयर्स हैं यहाँ पे। एक पुलिस, काम क्या है इसका? इन्वेस्टिगेट क्राइम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रिप्रेजेंट स्टेट्स, डिफेंस लॉयर डिफेंड एक्यूज्ड, जज डिसाइड गिल्ट या फाइनल वर्डिक्ट उनके पास होता है। जज अपॉइंटेड थ्रू कोलिजन सिस्टम, याद रखना, जज को जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन से सिस्टम से? कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंट किया जाता है जज को। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसे हम कोलिजन सिस्टम से इसको अपॉइंट करते हैं, और आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजन सिस्टम। कोलिजन सिस्टम में क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है एंड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आया है पीआईएल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया था सीजीआई ऑफ इंडिया, तो लिख लेना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? तो सूर्यकांत। कौन है? तो सूर्यकांत है ये, सूर्यकांत इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है,
PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ठीक है। और एक और चीज याद रख लेना कि हु वाज द फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया, याद रखना HJ कानिया, HJ कानिया, फर्स्ट CGI, फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया, फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया वाज HJ कानिया, हीरालाल जय कानिया, ठीक है, पूरा नाम है इसका हीरालाल जय कानिया। और ये जो है सूर्यकांत जो हैं वो 53 नंबर के हैं, 53, 53rd, ठीक है, 53rd, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, PIL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, PIL अलाउ एनी सिटीजन टू अप्रोच कोर्ट इवन इफ नॉट पर्सनली अफेक्टेड फॉर पब्लिक वेलफेयर, यूजेस इन केस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, करप्शंस के लिए एंड सोशल इनजस्टिस के लिए इन्हें लाया जाता है। PIL प्रमोट क्या प्रमोट करता है, तो सोशल जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस एंड देन डेमोक्रेटिक अनटचेबिलिटी। इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर, ठीक है, इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू होता है। दूसरा, कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। रीट जुडिक्शन ला सकता है आर्टिकल 32 का। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट्स, ठीक है। अब ये रीट्स जो हैं वो 5 तरह के होते हैं, डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है। हेबिस्कस कॉर्पस, मैंडेमस, ठीक है, सेक्रेटरी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो, ये 5 तरह का रिट्स होता है, तो बस ध्यान रखना है ये रिट्स को ला सकता है। एक और चीज, डॉक्टर BR अम्बेडकर, आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। डेमोक्रेसी का क्या है, रूल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन डेफिनेशन क्या था, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब जहां पे पीपल्स का रूल हो, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी कहलाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी 2 वर्ड से बना है यहाँ पे, तो एक डेमोस एंड क्रेशिया, ठीक है। डेमोस मींस पीपल एंड क्रेटोस मतलब पावर, जो पीपल्स का पावर होगा दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मींस रूल्स बाय द पीपल्स। रूल्स बाय द पीपल हम क्या करते हैं, एक तरह से हम खुद इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू अपने गवर्नमेंट को चुन रहे होते हैं। Definitions: Democracy is a system of government where people can elect their representatives by their vote, ठीक है। Leaders are elected by the peoples. Government work according to the constitution. Citizen have right and freedom. उनके पास rights और freedom है। Types of democracy दो तरह का है, एक direct democracy और दूसरा indirect या representative democracy कह सकते हैं। Direct democracy, peoples directly participate in decision making, example ancient Greece में। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्जांपल इंडिया में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव्स। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 साल प्लस वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, प्रोटेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए। ये फीचर्स है डेमोक्रेसी का। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पूछेगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होगी, जवाबदेह होगी, राइट। इंपॉर्टेंट, इंश्योर्स इक्वलिटी, प्रमोट्स फ्रीडम, इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड प्रिवेंट डिक्टेटरशिप, ठीक है। इंश्योर्स इक्वलिटी, प्रमोट्स फ्रीडम, इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड प्रिवेंट्स डिक्टेटरशिप, ये डेमोक्रेसी का
पूरा डिटेल्स है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है? पब्लिक फैसिलिटीज आर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल द सिटीजन। ठीक है, जैसे हमारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, और नेक्स्ट रोड एंड सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज ऑल दीज ऑल आर पब्लिक फैसिलिटीज। ये लोगों की सुविधाएं के लिए हैं। नेक्स्ट, वाई गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? देखो, गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट क्या पे कर रहे होते हैं? टैक्स पे करते हैं। उस टैक्स के बदले में कुछ ना कुछ तो हमें देगा ना वो। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ कहता है, ठीक है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। उसके बेस पे आप देखोगे कि हमें गवर्नमेंट जो है क्या प्रोवाइड करेगी, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, रोड एंड सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। प्राइवेट कंपनीज वर्क फॉर प्रॉफिट, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। पुअर पीपल मे नॉट अफोर्ड प्राइवेट सर्विसेज। इक्वलिटी इज अ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। देयरफॉर इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर्स इक्वल एक्सेस टू फैसिलिटीज। सारे लोग को आसानी से वो चीज मिले, क्योंकि हमारा कंट्री क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच, फिर 56 से चला 61 के बीच सेकेंड 5 ईयर प्लान, फिर 61 से आई थिंक 66 तक चला तुम्हारा थर्ड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया था? फर्स्ट 5 ईयर में एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया था, प्राइमरी सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया? फोकस किया इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री और हेवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हेवी इंडस्ट्री पे। ठीक है, यानी गवर्नमेंट जब आया 5 साल में हम कंट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो 5 ईयर प्लान था धीरे धीरे जा करके, ठीक है, और इसे महालोनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए क्या गया? ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ स्टील प्लांट को, ग्रोथ ऑफ मशीन्स को। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत तेजी से ग्रो किया था। रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करना, सेल्फ रिलायंस इन द इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमने क्या लाया उसमें? भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और रावलकिला स्टील प्लांट। ये सब हमने इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ग्रो किया था। और इंडस्ट्री में देखो हेवी इंडस्ट्री, उसके बाद मोर प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, स्ट्रॉन्ग नेशन बनेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हमारा जीडीपी भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को रोजगार दे पाए, और उनके और रोजगार दे पाएंगे तो हमारा नेशन क्या करेगा? स्ट्रांग हो पाएगा। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो जा करके 2017 में एंड होता है। ठीक है, और फिर 2015 में ही हम कह सकते हैं कि 5 ईयर प्लान को हटा करके नीति आयोग आता है। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट होता है। आगे जाके पढ़ोगे 9th क्लास में ये 5 ईयर प्लान के बारे में। दिस प्लान वाज इंट्रोड्यूस अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम। ठीक है, गवर्नेंस इंश्योर सोशल जस्टिस। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नेंस है। गवर्नेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, मीनिंग मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। मतलब वह गवर्नेंस जो अच्छे से काम कर रहा होता है, उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेह, रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। व्हाट इज सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस है क्या? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सोशल जस्टिस में क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, नो डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज।
इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC, ठीक है, और वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी चीज गवर्नमेंट लेके आती है ताकि लोगों का क्या हो, भला हो। रोल ऑफ जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट सिटीजन राइट एंड इंश्योर्स जस्टिस, उनके लिए, हक के लिए कौन लड़ाई कर रहा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी, व्हाट इज लॉ, कानून क्या होता है। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू रेगुलेट सोसाइटी, सोसाइटी को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए कानून का बनता है। वाई लॉ इम्पोर्टेंट, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर, अगर लॉ नहीं होगा, मान लो एक ट्रैफिक लॉ नहीं होगा तो लोग टाइम पे दिल्ली में नहीं पहुंच पाएंगे, 2-3 दिन तक नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी ट्रैफिक लग जाएगी। इसलिए लॉ बनता है ताकि रूल एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, प्रोटेक्ट राइट्स, अधिकार को बचाया जाए, पनिश क्रिमिनल्स, जो अगर क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें एक तरह से पनिश किया जाए, और इक्वलिटी, समानता को बरकरार रखा जाए। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, सारे लोग कानून के नजर में क्या है, बराबर हैं। नो वन इज अबव लॉ, इवन प्राइम मिनिस्टर भी कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, हमारा प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स, RTI एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। RTI का मतलब होता है जो 2005 में आया था, ये RTI कब आया था, 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, पनिश क्राइम। लॉ मेकिंग प्रोसेस बता रखा हूँ, बिल, डिबेट, अप्रूवल, प्रेसिडेंट का ऐसा है, उसके बाद लॉ बनता है। लोकल गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे चैप्टर 7 कहते हैं कि व्हाट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब नगर निगम, ठीक है, हमने बताया ना 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल और एक लोकल लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का, इसको बोलेंगे, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ठीक है। इज अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी इन बिग सिटी, बिग सिटी जो होता है उसको बोलते हैं नगर निगम, ठीक है, जैसे MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है, आ गया ना। तो बड़े बड़े सिटी में वो कहलाता है नगर निगम कहलाता है। इट लुक्स आफ्टर अर्बनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक सैनिटेशन, रोड्स, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, ये सबको देख रहा होता है, ये स्टेट लेवल में। गांव में क्या देखोगे आप, इसी चीज को, ठीक है, हम पंचायती राज के अंदर में आते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि कॉर्पोरेशन का हेड कौन हो सकता है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है, हेड इज कॉल्ड मेयर, उसको कहते हैं मेयर कहते हैं, ठीक है। इन दिल्ली द मेयर हेड्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MCD का हेड कौन होता है, तो मेयर होता है, इसका इलेक्शंस होता है। इलेक्शंस ऑफ मेयर इलेक्टेड बाय काउंसलर, काउंसलर इलेक्ट करते हैं। टेन्योर यूजुअली 1 ईयर, वेरीज बाय स्टेट, स्टेट पे स्टेट डिपेंड करते हैं। मोस्टली सेरेमोनियल हेड होता है। एग्जीक्यूटिव पावर मेनली विद म्युनिसिपल कमिश्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में कौन हेड हो रहा होता है, एक तरह से मेयर हेड हो रहा होता है, ठीक है। और उसका अपॉइंट कौन करता है, तो काउंसलर अपॉइंट कर रहा होता है। क्या होता है फंक्शन उसका, प्रिसाइड ओवर मीटिंग, रिप्रेजेंट सिटी ऑफिशियली, ठीक है, सुपरवाइज म्युनिसिपल वर्क, मेंटेन डिसिप्लिन एंड इन कॉर्पोरेशन, जितने भी वर्क होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन वर्क हो गया, म्युनिसिपल वर्क हो गया, सिटी को, ठीक है, और मीटिंग्स वगैरह को देखना, यानी कि एक लोकल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेयर। क्योंकि आप सीधा MLA को या MP को नहीं जा सकते, ठीक है, अपने लोकल प्रॉब्लम्स को कहाँ पे ले जाओगे, तो मेयर्स के पास जाएगा, ठीक है। फिर अगर वो बड़ा प्रॉब्लम होगा तब जाके MLA और जाके फिर MP। इस तरह से वहां पे भी क्या होता है, गांव में सीधा हम अपने वार्ड के अंदर में अपना जो कंप्लेन होता है वार्ड वाले को देते हैं, फिर आगे मुखिया, उसके आगे जाओगे तो, ठीक है, पार्षद, ठीक है। तो इस लेवल पे जाकर के चीजें आगे जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और ये चीज अर्बन लोकल बॉडीज जो है स्ट्रेंथ क्या, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया था ये, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 74, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एट सिटी लेवल, ये सिटी लेवल। और 73 किसके लिए आया था, तो गांव के लिए आया था, ठीक है। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र और रूरल का मतलब गांव का क्षेत्र, देहाती क्षेत्र। 73 किसके लिए, रूरल के लिए,
ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। दिल्ली असेंबली में, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं टोटल? लगभग 70 एमएलए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की। ठीक है, इससे पहले आम आदमी पार्टी का सरकार था। ये कितने साल के लिए होती है? तो 5 साल के लिए होते हैं। ऑल द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे एमएलए को हम चुनते हैं और फिर एमएलए सीएम को चुनती है। दिल्ली का सीएम अभी कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। पार्टी विथ मेजोरिटी फॉर्म गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नर यहाँ पे ये यूटी के अंदर में लेफ्टिनेंट, दिल्ली के अंदर में क्या है? एलजी कहलाता है वो, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंट्स प्रेसिडेंट। और स्पेशल यानी कि दिल्ली को एक तरह से स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली यूटी माना गया, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। नॉट फुल स्टेट है ये, यूटी कहलाता है ये। सम सब्जेक्ट्स आर कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मैंने बता रखा था स्टेट लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट क्या होता है, और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है। हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को कवर अप किया है। ठीक है, अब जो बचा है हमारा वो लोकल जस्टिस चैप्टर 8। ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ तक पेज नंबर 45 तक हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ेंगे 45 से लेकर के जो टॉपिक है हमारा पेज नंबर 60 तक। 15 पेज और बचा है, यानी कि 30 से 35 मिनट से क्लास और होगा, और उसमें हम इसको आज रात में ही कवर अप कर लेंगे। ठीक है, रात में एक क्लास और ऐड करेंगे और फिर ये टॉपिक को कवर अप कर देंगे। तो यानी कि पॉलिटी हमारा लगभग खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और बचेगा फिर हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट क्लासेस